क्या यह संयोग है या फिर प्रयोग है कि अदानी मामले को लेकर जो भी नेता बोल रहा है उसके खिलाफ अलग अलग प्रकार की कार्रवाई हो जा रही है। आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के 2 सहयोगियों के यहां ईडी के छापे की खबर है। जिस तरह से अब छापे की खबरें आती हैं उससे यही लगता है कि कोई संजय सिंह से हाथ भी मिलाएगा तो उसके यहां ईडी पहुंच जाएगी। क्या पता किसी दिन संजय सिंह के पड़ोसी के यहां भी छापा पड़ जाए। संजय सिंह जहां से किराना का सामान मंगाते हैं उसके यहां भी छापा ना पड़ जाए। यह आइडिया कैसा रहेगा, आपसे पूछ रहा हूं कि संजय सिंह से कितनी दूरी पर रहने से आप उनके करीबी कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे, यह तय हो जाए। जैसे कोविड के समय 2 गज की दूरी का फॉर्मूला आया था, यह बता देना चाहिए अब, ताकि कोई भी संजय सिंह के साथ चलते हुए उनके करीब ना जाए, 5 गज दूर ही रहे। ईडी से बचना है तो इतना तो कर ही लो भाई। मेरी ईडी से मांग है कि वह विपक्षी नेताओं के करीबी कहलाने की दूरी तय कर दे। पिछले दिनों संजय सिंह का नाम ईडी ने चार्जशीट में डाल दिया तो संजय सिंह ने चुनौती दे डाली, ईडी को माफी मांगनी पड़ी। इस माफी को मुश्किल से 20 दिन नहीं हुए कि संजय सिंह के सहयोगियों के यहां ईडी के छापे की खबर आ गई। आज सुबह जानकारी मिली कि मेरे साथी अजीत त्यागी, सर्वेश मिश्रा, इन लोगों के घर पे छापेमारी की गई है ईडी के द्वारा। ये जबरदस्ती की तानाशाही और गुंडागर्दी जो मोदी सरकार के इशारे पर ईडी कर रही है, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आप सारे हथकंडे अपना चुके, मेरे खिलाफ आपको कुछ नहीं मिला। अब मेरे साथियों के यहां ये कार्रवाई, ये प्रताड़ित करने की कोशिश, इसको कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसकी लड़ाई अंतिम दम तक लड़ेंगे वो तो ठीक है, लेकिन हमारा सवाल यह है कि क्या इन छापों का संबंध अदानी मामले को उठाने से है? अगर ऐसा है तो फिर प्रधानमंत्री ही इस बात की घोषणा कर दें कि अदानी मामले में चुप रहना राष्ट्रीय कर्तव्य माना जाएगा। क्या आपको पता है कि तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा अदानी मामले में मुखर होकर ट्वीट करती रही हैं और चुनौती देती रहती हैं। महुआ मोइत्रा ने हाल ही में बीजेपी के एक सांसद की डिग्री पर सवाल उठा दिया। कायदे से उस सांसद की डिग्री की जांच हो जानी चाहिए थी। हमने इस पर एक वीडियो भी किया था जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं ताकि पुराना याद आ जाए। अंग्रेजी अखबार टेलीग्राफ में छपी इस खबर को देखिए। खुद को जागरूक नागरिक बताने वाले श्रवण कुमार यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को शिकायत भेजी है कि कृष्णानगर की सांसद महुआ मोइत्रा ने अपने हलफनामे में गलत जानकारी दी है। श्रवण ने अपनी शिकायत लोकसभा के स्पीकर को भी दी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को भी। इस व्यक्ति का दावा है कि महुआ मोइत्रा ने अपने हलफनामे में बॉन्ड, शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर वगैरह में निवेश की जानकारी नहीं दी है, जबकि उसे पता चला है कि महुआ मोइत्रा के VFAL नाम की कंपनी में 4900 शेयर हैं। कंपनी ने अपनी सालाना रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी है। महुआ मोइत्रा ने बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे की डिग्री को लेकर कई प्रमाण दिए, ट्वीट किया और दावा किया कि इसमें कई गड़बड़ियां हैं। कम से कम चुनाव आयोग या लोकसभा के स्पीकर का दफ्तर ही इसकी जांच कराकर स्पष्ट कर देता। पर खैर, हलफनामे में इसका भी मीन मेख निकाला गया है श्रवण कुमार यादव के द्वारा कि महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया अकाउंट की पूरी जानकारी नहीं दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने तो कई चुनावों में शादीशुदा होने की कोई जानकारी ही नहीं दी। पहली बार यह जानकारी उन्होंने 2014 के चुनाव में चुनाव आयोग के फुल डिस्क्लोजर के आदेश के बाद दी। सितंबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया कि हलफनामे में कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ सकते हैं। तब जाकर प्रधानमंत्री को शादी की जानकारी देनी पड़ी और हंगामा मचा। उनकी भी डिग्री की सत्यता को लेकर आज तक सवाल उठते रहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि महुआ मोइत्रा की भी बारी आने वाली है? क्या इस वजह से कि वे आए दिन ट्विटर पर अदानी समूह को लेकर सवाल उठाती रहती हैं? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट आई तो महुआ मोइत्रा ने मीडिया की हेडलाइन को चुनौती दे डाली कि कहां क्लीन चिट मिली है। उसी तरह राहुल गांधी भी अदानी मामले को लेकर बेझिझक बोलते रहते हैं। जब बोलना शुरू किया तब राहुल गांधी के यहां दिल्ली पुलिस पहुंच गई। किस बात के लिए? क्योंकि उन्होंने 30 जनवरी को श्रीनगर में बयान दिया कि पदयात्रा के दौरान महिलाओं ने उनसे छेड़खानी की शिकायत की थी। इस बयान के करीब 1.5 महीने बाद दिल्ली पुलिस उनके घर पहुंच गई पूछताछ के लिए। इस बीच हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ चुकी थी।
राहुल गांधी अदानी मामले को लेकर लगातार हमला करने लगे थे। अप्रैल 2019 में कर्नाटका के कोलार में राहुल गांधी भाषण दे रहे थे। यह तब का मामला है, मैं उनके ही शब्दों को दोहरा रहा हूं। राहुल ने कहा कि 30,000 करोड़ आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में, मेहुल चौकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, सब चोरों के नाम मोदी मोदी कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और भी बहुत सारे मोदी निकलेंगे। ये राहुल के शब्द हैं। 2019 में इस मामले में मानहानि का केस फाइल होता है। मार्च 2022 में पूर्णेश मोदी सूरत कोर्ट में याचिका दायर करते हैं कि राहुल गांधी अपने बयान पर सफाई दें। कोर्ट इस याचिका को खारिज कर देता है, जिसके बाद गुजरात हाई कोर्ट मामले में ट्रायल पर रोक लगा देता है। उसके बाद सब कुछ तेजी से होता है। एक साल के बाद मार्च 2023 आते आते ट्रायल पूरी हो जाती है और कोर्ट अपना फैसला सुना देता है। राहुल की सदस्यता चली गई, उनका बंगला खाली करा लिया गया। राहुल चुपचाप बंगला खाली कर चले गए। देश ने देखा कि विपक्ष के एक नेता का घर खाली कराया जा रहा है, एक ऐसे बयान को लेकर जिसके आधार पर तमाम सांसदों की सदस्यता एक दिन में चली जाए। मगर अदानी के खिलाफ बोलने की कीमत राहुल गांधी ने इस तरह से चुकाई, ये कहा जा रहा है। राहुल के मामले में फैसले को लेकर क्या हुआ आप सब ने देखा भी। इस पूरे मामले से बीजेपी खुद को इस तरह से अलग बताती रही और यह भ्रम देती रही जैसे कानून अपना काम कर रहा था, उसका तो इस विषय से लेना देना ही नहीं। इस पर भी आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, ताकि इससे संबंधित तमाम डिटेल आप फिर से याद कर सकें। राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर करने वाले पूर्णेश मोदी बीजेपी के विधायक हैं। बीजेपी कहती है कि वह जाति की राजनीति नहीं करती है, लेकिन आपको अमित शाह के YouTube चैनल के एक वीडियो के बारे में बताना चाहता हूं। देखिए, मैं भटक नहीं रहा हूं विषय से, बल्कि आपको दाएं बाएं से घुमाते हुए मुख्य सड़क पर ही ला रहा हूं, ताकि आप देख सकें कि जो सामने की राजनीति होती है उसके पीछे की राजनीति कैसी होती है। इस थंबनेल पर ही लिखा है कि अमित शाह मोदी समाज के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कर रहे हैं। इस सभा में अमित शाह तेली समाज की उत्पत्ति का प्रसंग विस्तार से बताते हैं और फिर मोदी समाज से प्रधानमंत्री को जोड़ते हैं। अमित शाह ही बताते हैं कि इस मंच पर बीजेपी के कई कार्यकर्ता बैठे हैं। क्या आपको पता था या पता है कि खुद को जात पात से ऊंचा मानने वाले प्रधानमंत्री के समाज का भी सम्मेलन होता है? इस सम्मेलन में नरेंद्र मोदी को मोदी समाज का सर्वश्रेष्ठ रत्न बताया गया। समस्त गुजराती मोड़ मोदी समाज के माननीय अध्यक्ष एवं मोदी समाज का सर्वश्रेष्ठ रत्न परम राष्ट्रभक्त आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के बड़े भाई ऐसे यही नहीं, इस सम्मेलन में बोलते हुए अमित शाह ने बताया कि मोदी समाज का यह सम्मेलन दूसरा है। 2019 में सूरत में हुआ, वहां भी गए थे। अमित शाह की यह राजनीतिक चतुराई ही हो सकती है कि इस भाषण में उन्होंने मोदी समाज की इस बात की तारीफ की कि इस समाज ने प्रधानमंत्री मोदी से कभी कोई सिफारिश नहीं की, मांग नहीं की, लेकिन साथ ही यह भी कह दिया कि जहां तक प्रतिनिधित्व का सवाल है, मिलना ही चाहिए, मिलेगा भी, आप जरा भी चिंता मत कीजिए। अब और कितना प्रतिनिधित्व चाहिए, प्रधानमंत्री तो इसी समाज से आते हैं। मगर इस भाषण के आखिर में, बिल्कुल ही आखिर में, अमित शाह जिस तरह से पूर्णेश मोदी का धन्यवाद करते हैं, उससे यह साफ हो जाता है कि राहुल गांधी के खिलाफ उनकी याचिका को बीजेपी का कितना समर्थन प्राप्त था। आप सभी का पूर्णेश भाई ने एक लड़ाई लड़ी है, बड़ी मजबूती से लड़ी है। हर समाज को व्यक्ति का अगर कोई अपमान करता है तो ये छोटी बात है, परंतु समाज का और देश के प्रधानमंत्री का अपमान करता है तो वो समाज का अपमान होता है, समग्र देश का अपमान होता है। और पूर्णेश भाई ने लड़ाई को बहुत खंत से, सटीक तरीके से और परिणाम लक्षी तरीके से लड़ा है, विजयी भी हुए हैं। मैं आप सभी को और पूर्णेश भाई को हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि समाज के सम्मान की लड़ाई को आप लोग लड़े हो और हम सब, पूरा देश आपके साथ है। फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे मिलने का मौका दिया। विशेषकर पूर्णेश भाई और सोम भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा होता कि मोदी समाज के इस राष्ट्रीय सम्मेलन में
प्रधानमंत्री मोदी ही बुलाए जाते। देश देख भी लेता कि राष्ट्रवाद की राजनीति की धारा जाति के सम्मेलनों से ही निकलती है, राष्ट्र के किसी निराकार प्रेम से नहीं।